नमस्कार। हिंदी शिक्षण के आभासी मंच पर आप सभी का पुनः स्वागत है। हम आज फिर से आपके लिए व्याकरण का ही अगला भाग लेकर आए हैं, क्योंकि अभी तक आपने जो पिछली वीडियो क्लिप बनी थी उसमें आपने अभी तक संज्ञा के जो विकारक तत्व होते हैं, लिंग, वचन, कारक, उनमें से आप लिंग कर चुके हैं और आज हम कारक का अध्ययन करें। दिन प्रतिदिन आप अनेक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और उन अनेक शब्दों के इस्तेमाल से अपने मंतव्य को अन्य व्यक्तियों तक सफलतापूर्वक पहुंचा भी देते हैं। तो ये जो शब्द होते हैं, इनमें विकार उत्पन्न करके, विकार यानी परिवर्तन करके, और अन्य पदों के साथ संबंध स्थापित करके आप तक जो अर्थ पहुंचाने का जो कार्य संपन्न करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वही वास्तव में कारक कहलाता है। कारक यानी कृतित्व शक्ति का द्योतक, परिचायक, किसी कार्य को करने वाला, यानी जो क्रिया संपन्न होती है उस क्रिया को संपन्न करने में जो सहायता देता है, जिसका प्रमुख योगदान होता है, उसे ही कारक कहा जाता है। या हम सही अर्थों में इसके परिभाषा दें कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप और कार्य से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, अन्य पदों के साथ उनमें संबंध का बोध जो होता है, उसे कारक कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमने एक वाक्य लिया है, नीतू ने बेटे को साबुन से नहलाया। अब यहाँ पर आपने जो लाल रंग से जिन शब्दों को लिखा गया है, वहां पर आपको अपना ध्यान देना होगा। यहाँ पर आप देखिए, अगर ये शब्द ना होते, ने, को, से, ये ना होते, तो आप नीतू बेटा साबुन नहलाया, तो यहाँ पर एक सही अर्थ प्रस्तुत नहीं होता है। सही अर्थ कब बन पाता है? जब आप यहाँ पर देखते हैं कि ने लगाया, को लगाया और से लगाया। तो ये जो लगे हैं यहाँ पर, इनको हम प्रसर्ग कहते हैं, चिन्ह कहते हैं, कारक चिन्ह कहते हैं, कारक प्रसर्ग कहते हैं। तो इनका इस्तेमाल होता है और अन्य पदों को दूसरे पदों के साथ जोड़ करके एक पूरा मंतव्य बनाया जाता है और उस मंतव्य को हम अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर ने, को, से, ये कारक के प्रसर्ग हैं और जो कार्य संपन्न हो रहा है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के को अन्य पदों के साथ जोड़ करके जो कार्य संपन्न किया जा रहा है, वही वास्तव में यहाँ पर कारक कहलाता है। तो आप कारक को पूरी तरह यहाँ पर समझ चुके हैं कि कारक की परिभाषा क्या होती है। अब एक वाक्य लेते हैं, इससे हम अपना जो कारक है और उसके भेद कितने होते हैं, किस तरह से हम उन्हें पहचान पाते हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। हे मीना, अमर दराज से कागज निकाल कर बरामदे में बैठ सरकंडे की कलम से अपनी माता को पत्र लिख रहा। अब ये वाक्य है, आप देखेंगे कि इसमें जितने भी कारक हैं वो सभी आ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं ये हे मीना, यहीं पर संबोधित किया गया है मीना को। तो यहाँ पर जब संबोधित किया जाता है तो वहां पर संबोधन कारक आ जाता है। शुरुआत में ही एक कारक से परिचय आपका करा दिया है। इसके बाद पत्र कौन लिख रहा है? अमर। तो यहाँ पर कार्य को करने वाला कर्ता वो अमर है, कर्ता कारक। क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है, पत्र, कर्म कारक। जो पत्र लिख रहा है वो क्या है? पत्र क्या है? इसमें कर्म है। और कार्य कौन सा, कौन कर रहा है? अमर कर रहा है, तो अमर करता है। अब पत्र लिख रहा है, किस चीज से लिख रहा है? कलम से। ये है कलम। किस चीज से लिखता है? कलम से लिखता है। तो कलम यहाँ पर हो गया करण कारक। किसे लिख रहा है? किसको लिख रहा है? यानी अपनी माता को, अपने माता को पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पर ये संप्रदान हो गया।
अब ये जो लिख रहा है कागज पर, वो कागज कहाँ से निकाला है? दराज से। तो ये हो गया है अपादान कारक। अब दराज से कागज निकाल रहा है, तो उसके बाद कागज पर कौन सी वस्तु से जो कागज पर लिख रहा है वो कर्म कारक आ चुका है, कलम। और इसके बाद ये है कि वो कहाँ बैठ कर लिख रहा है, कहाँ बैठ कर लिख रहा है? बरामदे में। तो ये हो गया अधिकरण कारक। और जिस कलम से वो लिख रहा है वो किस चीज की बनी है? सरकंडे की। तो ये हो गया संबंध कारक। संबंध कारक हो गया है, अपदान कारक हो गया है, और आपका अधिकरण कारक हो गया है। और अब अंत में जो सबसे पहले बता दिया था, संबोधन कारक भी हो गया है। तो आपने एक ही वाक्य में आप देख सकते हैं कि आपने सभी प्रकार के जो कारक होते हैं उनका परिचय यहाँ पर दे दिया है। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि हिंदी में 8 कारक होते हैं, और 8 कारक कौन से होते हैं और उनकी कौन सी विभक्ति होती है, प्रसर्ग होता है, कर्ता के साथ ने लगता है, कर्म के साथ को लगता है। कर्ता यानी काम को करने वाला, जैसे आपने ऊपर पढ़ा था। कर्म यानी जिसके पर ऊपर काम का प्रभाव पड़ता है। करण यानी जिस साधन के द्वारा कार्य किया जाता है। संप्रदान यानी जिसके लिए कार्य किया जाता है, के लिए, को के लिए। अपादान यानी जिससे अलग होना होता है। संबंध यानी कि का, के, की, यानी कि एक पद का अन्य दूसरे पद से जो आपस में संबंध है वो जिस चिन्ह से दिखाया जाता है। और अधिकरण यानी कि क्रिया का आधार क्या है, मैं, पे, पर, जैसे अभी आपने बरामदे में। संबोधन यानी जिस किसी को बुलाने के लिए जिन चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है वो संबोधन कारक होता है। तो आप समझ चुके हैं कि वाक्य में जो नाम प्रयुक्त किए जाते हैं वो वास्तव में कारक होते हैं, और अन्य पदों के साथ उनका संबंध दिखाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो प्रसर्ग। अब हम जो 8 कारक हैं उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक यानी कार्य को करने वाला। कारक का मूल तत्व यानी कि कार्य संपन्न कर्ता के द्वारा ही होता है। और इसको परिभाषा में ढालने के लिए हम बात करते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को कौन कर रहा है इस बात का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। और आप कर्ता कारक को जब पहचानने की कोशिश करेंगे तो आप थोड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं कि किसी के साथ प्रसर्ग आता है, किसी के साथ नहीं आता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, अमर पेड़ काटता है। पेड़ काटने का कार्य कौन करता है? अमर करता है। लेकिन अमर के साथ में प्रसर्ग नहीं आया है। लेकिन अगर आगे आप देखते हैं तो राम ने पेड़ काटा, तो यहाँ पर पेड़ काटने का कार्य राम कर रहा है, तो राम के साथ में प्रसर्ग आ गया है। या राम से पेड़ नहीं काटा जा रहा, यहाँ पर से प्रसर्ग आ गया है। तो आप समझ चुके हैं कि कर्ता के साथ में कभी प्रसर्ग आता है और कभी प्रसर्ग नहीं आता है, और आता है तो ने या से आता है। लेकिन आप एक बात यहाँ पर समझ चुके हैं कि जब ये राम के साथ प्रसर्ग आता है तो क्रिया भूतकाल की हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी प्रसर्ग हमेशा भूतकाल में ही आ रहा है, ये आपको याद रखना है। कर्म कारक। वैसे कर्ता और कर्म का बहुत गहरा संबंध होता है, क्योंकि जो कार्य कर्ता करता है उसका सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है। और कर्म के साथ भी वही है कि इसके साथ प्रसर्ग आ भी सकता है, और प्रसर्ग यानी चिन्ह आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो यह 2 तरह से वाक्य में प्रयोग होता है। एक प्रधान कर्म होता है और एक गौण कर्म होता है, यानी एक मुख्य कर्म होता है और एक गौण कर्म होता है। और ये आपको याद ये रखना है कि प्रधान कर्म हमेशा अप्राणीवाचक कर्म होता है, यानी निर्जीव। और जो गौण कर्म होता है वो हमेशा ही प्राणीवाचक होता है। प्राणीवाचक हमेशा गौण कर्म होता है और अप्राणीवाचक होता है वो प्रधान कर्म होता है। जैसे देखिए यहाँ पर आप, मीरा ने नीरा को पत्र लिखा। क्या लिखा? पत्र। पत्र आप देख सकते हैं ये प्रधान कर्म है।
और प्रधान कर्म है, लेकिन इसके साथ आपने जो पढ़ा था वो कि वो निर्जीव होना चाहिए प्रधान कर्म, तो ये पूरी तरह निर्जीव है यानी अप्राणीवाचक है। और किसको पत्र लिखा? नीरा को लिखा। तो यहाँ पर ये आप प्राणीवाचक है और ये जो कर्म है वो गौण कर्म है। तो यहाँ पर आपने देखा कि नीरा को पत्र लिखा, तो इसके साथ को प्रसर्ग आ भी सकता है। जैसे क्या लिखा? पत्र, पत्र के साथ प्रसर्ग नहीं आता है, तो यहाँ पर आप प्रसर्ग और प्रसर्ग रहित दोनों तरह के कर्म से आपकी पहचान हो गई है। जैसे अमर पेड़ काटता है, अमर क्या काटता है? पेड़ काटता है। तो यहाँ पर ये पेड़ क्या है? यहाँ पेड़ कर्म कारक है। अमर करता है और कौन सा कार्य कर रहा है? पेड़ को काटने का कार्य कर रहा है। तो जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, काटने का कार्य किस पर संपन्न होता है? पेड़ पर। तो ये पेड़ क्या है? कर्म कारक है। एक और चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जो कर्म का प्रयोग होता है और कर्म के साथ में जो क्रिया होती है, क्रिया हमेशा ही किसके अनुसार होगी? जिस कर्म के साथ प्रसर्ग का प्रयोग नहीं होगा, यानी प्रसर्ग रहित जो कर्म होगा उसके अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे अतुल ने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक कर्म है और यहाँ पर कर्म के साथ प्रसर्ग नहीं है, लेकिन ये स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई। और अगर हम पुस्तक यानी कर्म के साथ प्रसर्ग लगा देंगे तो आपने देखा कि यहाँ पर क्रिया पुल्लिंग बन गई है, यानी वो कर्म के अनुसार उसमें परिवर्तन नहीं आया है, कर्म के अनुसार उसका प्रयोग नहीं हुआ है। तो आपको ये याद रखना है कि जो वाक्य है उसमें क्रिया का प्रयोग उस कर्म के अनुसार होता है या उस पद के अनुसार होता है जो प्रसर्ग रहित होता है। तीसरा नंबर पर है करण कारक, यानी साधन। कर्ता अपना कार्य जिस साधन के द्वारा संपन्न करता है, जिस तरीके से संपन्न करता है, जिस कारण संपन्न करता है, उसे करण कारक कहा जाता है। से के द्वारा आपने देखा इसकी विभक्ति आई थी। जैसे अमर कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, पेड़ किससे काट रहा है? कुल्हाड़ी से। तो यहाँ पर कुल्हाड़ी क्या है? कुल्हाड़ी यहाँ पर करण कारक है। मैं कलम से लिखता हूँ, तो यहाँ पर कलम से आपको पूछा जाए कि वो कौन सा कारक है? वो कर्ण कारक है। धूप से पत्ते सूख गए, कारण बताया गया है, यानी कि पत्ते कैसे सूखे? धूप से सूख गए हैं। वह घर से आ रहा है, यानी कि वह उसके साथ घर से यानी कि स्थान का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर ये कर्ण कारक हो गया है। अब चौथे नंबर पर है संप्रदान कारक, यानी जिसके लिए कुछ किया जाता है या जिसको कुछ दिया जाता है, जिसके लिए क्रिया संपन्न होती है। जैसे अमर ने पवन को किताब दी, यहाँ पर किताब किसको दी जा रही है? पवन को दी जा रही है। या लता पढ़ने के लिए जा रही है, वो जो जा रही है वो किस कार्य के लिए जा रही है? तो ये जो है वो यहाँ पर संप्रदान कारक बनता है। तो अमर ने पवन को, यानी कि जिसके लिए किताब लाई गई, जिसको किताब दी गई, वो क्या है? यहाँ पर संप्रदान कारक है। तो एक आप ये भी देख सकते हैं कि ऊपर आपने देखा था कि कर्म भी दो प्रकार का होता है, एक निर्जीव होता है, एक सजीव होता है। तो यहाँ पर एक तरह से जो सजीव कारक है, कर्म कारक है, वो संप्रदान कारक है। तो किताब यहाँ पर अप्राणीवाचक है, यानी मुख्य कर्म कारक है। और यहाँ पर पवन जो कि सजीव है वो संप्रदान कारक के रूप में प्रयोग हो रहा है, यानी जिसके लिए क्रिया की जाती है, संपन्न की जाती है, उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। और ये भी आपको याद रखना है कि संप्रदान कारक में और जो कर्म कारक है उसमें अंतर क्या होता है। अपादान कारक है इसके बाद। अपादान यानी कि जिसमें अलगाव का भाव होता है, एक दूसरे से बिछड़ने का भाव होता है, वियोग का भाव होता है, दूरी का भाव होता है या तुलना का भाव होता है, वहां पर अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है,
अब पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है, तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर समझ जाएंगे कि ये एक अपादान कारक है। ऐसे नहीं होगा कि राम से पढ़ा नहीं जा रहा, तो आप कहेंगे कि राम से के साथ में आ गया था, तो वहां पर कर्ता कैसे हो गया था। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेड़ और पत्ते में जो है संबंध है वो खत्म हो रहा है, तो एक तरह से अलगाव हो रहा है, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। वह घर से निकल पड़ा, यानी घर से निकल चुका है वो, यानी घर से अलग हो गया है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अपादान कारक है। और गंगा हिमालय से निकलते हैं, यानी हिमालय से निकलकर वह बाहर आ जाती है, तो एक तरह से अलगाव हो गया है, तो यहाँ पर भी अपादान कारक है। इसके बाद है संबंध कारक। संबंध कारक यानी कि जहाँ एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध प्रतीत होता है, संबंध ज्ञात होता है, वो संबंध कारक होता है। जैसे सूरदास के पद संगीतमय है, यानी सूरदास और पद में आपस में संबंध स्थापित किया गया के द्वारा। वैसे भी आपको याद है का के की ये रा रे री ये इसके चिन्ह है। जैसे राजा का घोड़ा तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर राजा और घोड़ा दोनों में संबंध स्थापित किया गया है, तो का यहाँ पर चिन्ह है और ये संबंध कारक है। यह कलाकार का चित्र है, कलाकार और चित्र दोनों में संबंध है, तो यहाँ पर संबंध कारक है। अब 7वें नंबर पर है अधिकरण कारक। अधिकरण यानी कि जिस आधार पर, जिस स्थान पर जो क्रिया संपन्न होती है वो अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे सूर्य दिन में निकलता है, तो जो कि आपको पता है कि इसका चिन्ह है वो क्या है, मैं पेपर, तो यहाँ पर दिन में यानी कि समय का बोध होता है, तो ये जो है अधिकरण कारक हो गया। बगीचे में नाच रहा है, तो यहाँ पर स्थान का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर वो अधिकरण कारक है। वह छत पर है, तो ये स्थान का बोध हो रहा है, कहाँ पर है, छत पर है, तो ये स्थान का बोध हो रहा है, तो ये भी अधिकरण कारक है। मैं पेपर, ये आपको याद है कि ये अधिकरण कारक के चिन्ह होते हैं। संबोधन कारक है, जिसे संबोधित किया जाता है, हे राम, अरे मोहन, इस तरह से हम जिस व्यक्ति को संबोधित करते हैं और ये चिन्ह लगा देते हैं, ये वो हमेशा संबोधन कारक होता है। अब हम नियमों की बातें करते हैं कि कारक चिन्ह कैसे लगाए जाते हैं, किस तरह से परिवर्तन किया जाता है। एक तो जो परिवर्तन किया जाता है, जैसे कि जो आकारांत होते हैं, हमने लिंग में बात की थी हम इसके बारे में। आकारांत यानी कि जिन शब्दों का अंत आकार आ से होता है उनको हम आकारांत बोलते हैं। तो जब संबंध स्थापित किया जाता है दो पदों के बीच में, तो आकारांत की जगह एकारांत हो जाता है, यानी ए हो जाता है। जैसे बेटा, बेटा कहता है, उसको हम कहेंगे बेटे ने कहा, तो बेटा से क्या बन गया, बेटे, तो यहाँ पर बेटे, बेटा से बेटे बन गया है, यानी आकारांत से एकारांत बन गया है। तो इस तरह से संज्ञा में विकार आ गया है, संज्ञा में विकार आने से यहाँ पर कारक बन चुका है और वाक्य में प्रयोग होने से ये एक संबंध, एक अर्थ को प्रस्तुत कर रहा है। जैसे बरामदा है, बरामदा, बरामदा को हम जब वाक्य में प्रयोग करते हैं और दूसरे पद के साथ संबंध दिखाई देते हैं, दिखाते हैं, तो बरामदे में चारपाई है, तो यहाँ पर आप देखते हैं आकारांत से एकारांत हो जाता है। संबोधित करते हैं, एक और चीज का एक दुविधा होती है लोगों के अंदर कि यहाँ पर हम प्रश्न जो शब्दों का प्रयोग वो कैसे करें। जब हम बहुवचन में संबोधित करते हैं तो वहां पर लोग ओ की आवृत्ति करते हैं, ओ का उच्चारण करते हैं, जबकि वो नहीं आता है, बल्कि वहां पर ओ का उच्चारण होता है। जैसे हम कहेंगे कि बच्चों इधर आओ, तो कुछ लोग उच्चारण करते हैं बच्चों, नहीं, वो बच्चों नहीं होता बल्कि बच्चों ही होता है। संबोधन बहुवचन में कभी भी यहाँ पर ओ नहीं होता है, तो बच्चों इधर आओ, लड़कों बैठ जाओ, इस तरह से उसका प्रयोग होता है। और दूसरा, जैसे आपने पहले भी देखा था कि कर्ता के लिए जब ने का प्रयोग होता है, ने प्रसर्ग का प्रयोग होता है, वो तभी होता है जब वाक्य भूतकाल में होता है और क्रिया सकर्मक हो। तो कर्ता के साथ ने प्रसर्ग तभी लगता है जब वाक्य भूतकाल में होता है और क्रिया सकर्मक होती है। तो ये कुछ नियम है जो आपको याद करने हैं, और कारक को इस तरह से आप पूरी तरह पहचान पाते हैं, और कारक के कितने भेद होते हैं और उनके चिन्ह कौन से होते हैं, किस तरह से वाक्य में उनका प्रयोग किया जाता है,
ये सारा आपको पूरी तरह समझ आ सकता है अगर आप इस वीडियो क्लिप को आराम से देखें और सुनें।